हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। तैयारी अच्छी चल रही है। सीजीएल 2025 टीयर 1 के लिए जो लाइव टेस्ट कंडक्ट कराए जा रहे हैं उसका सेकंड लाइव टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट कराया गया 8 और 9 फरवरी को। इसका डिटेल एनालिसिस और मैथ्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे आप एग्जाम में कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल। और किस तरीके से टेस्ट को एक्सेस करना है जिन लोगों को नहीं पता है समझ लीजिए। आप आरबी की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, वहां पे आपको पेड क्लासेस का पेड टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। वहां पे आपको व्यू डिटेल्स पे करना है और यहाँ पे सीजीएल 2025 फ्री लाइव मॉक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फ्रीली टेस्ट दे सकते हैं एंड इफ यू वांट टू परचेज यू कैन परचेज द टेस्ट सीरीज फॉर अ वेरी मिनिमम प्राइस। चलो, एप्लीकेशन पे टेस्ट देने का प्रोसेस ये रहता है कि आप इस तरीके से देख सकते हैं। अभी टेस्ट ओवर हो चुका है तो अभी आप नहीं दे पाएंगे। अगले हफ्ते का टेस्ट आपका फिर से संडे और सैटरडे में अवेलेबल रहता है, ठीक। और सारे के जो भी टेस्ट हैं इनके जो एनालिसिस वीडियो मैं बना रहा हूं इनकी प्लेलिस्ट भी एक मैं क्रिएट कर दूंगा। उसमें आपको जितने भी लाइव टेस्ट 2025 के होंगे वो दिख जाएंगे जैसे कि पिछले सालों में होता है। टेस्ट अगर देखें तो लगभग ये 11,500 लोगों ने दिया है, ठीक है। इसका आप कंप्लीट एनालिसिस वेबसाइट पे देख सकते हैं। ओल में जाएंगे तो सब्जेक्ट वाइज आप एक एक क्वेश्चन को ओपन करके वहां पे आपको दिख जाएगा सही है गलत है, आपका टाइम कितना है और फुल सॉल्यूशन आप वहां पे देख सकते हैं। इसके अलावा आपना का जो स्कोर है, ठीक है, आप वो देख सकते हैं। टॉपर्स का स्कोर देख सकते हैं। लेकिन टॉपर्स के स्कोर में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि दूसरी आईडी से दोबारा टेस्ट दे लेते हैं, ठीक है, और उनका स्कोर फिर टॉपर्स में हाई चला जाता है क्योंकि उन्हें पहले से आंसर पता होता है। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि हम क्वेश्चन के साथ ही आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे आपने टेस्ट दिया आपके साथ सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाता है जिससे कि आप ज्यादा टाइम ना जाए। अगर आप कहेंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होगा टेस्ट का, तो जब एक दिन जब टेस्ट ओवर हो जाएगा 2 दिन तक सभी लोग दे चुके होंगे उसके बाद ही उसका सॉल्यूशन विजिबल होगा। तो उस केस में जो दोबारा अटेम्प्ट करते हैं दूसरी आईडी से या फिर फेक एंट्रीज है वो रिमूव की जा सकती है। इफ यू अलाउड इट हम वैसा कर सकते हैं। पहले भी हमने ऐसा किया हुआ था लेकिन काफी लोगों को कहते हैं कि सर साथ के साथ सॉल्यूशन दिख जाए तो बेटर है, इसलिए हमने वो ओपन किया हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी जो स्कोर है ज्यादातर स्टूडेंट्स का वो 121 से 140 के बीच में रहा है, बट स्टिल जो लोग इस रेंज में उन्हें थोड़ी और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। इफ यू वांट टू क्लियर एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1। एक बार सारे एस्पिरेंट्स का डेटा देखते हैं। टोटल जितने एस्पिरेंट्स ने सर्वे में पार्टिसिपेशन किया उनका एवरेज स्कोर रहा है 115.32, मीडियन स्कोर 122.5 रहा है और टॉप 15 एस्पिरेंट्स का अगर एवरेज स्कोर देखा जाए तो वो 183.77 है। इसमें जो फेक एंट्री थी टॉपर्स की वो मैंने हटा दी थी। अगर हम देखें तो फिर भी एक आधी रह सकती है। 180 या 180 से ज्यादा स्कोर करने वाले 15 हैं, ठीक है। 170 या 170 से ज्यादा स्कोर करने वाले 109 है। 165 या उससे ज्यादा स्कोर करने वाले 265 है। और इस तरीके से आपको पूरा का पूरा ये डेटा दिखाई देगा, ठीक है। स्टिल वही है कि अगर सॉल्यूशन साथ में अवेलेबल होते हैं तो हर तरीके से फिल्टर भी नहीं किया जा सकता। तो आप कहेंगे तो हम आगे से सॉल्यूशन को हाइड कर देंगे जिससे कि जो फेक एंट्रीज है वो मिनिमम रह सके। बट आप ये मान के चल लो, मान लो आपका स्कोर आया है 150, ठीक है, आपकी रैंक बन रही है इतनी, तो मैक्स टू मैक्स आपको यहाँ पे जो एंट्री मिलेगी जो फेक एंट्रीज होंगी वो लगभग 50 से 100 के बीच में हो सकती है रिपीटेटिव कैंडिडेट की। इससे ज्यादा कोई इतना वेला भी नहीं कि बार बार एक ही टेस्ट को दूसरी आईडी से दे, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा आप इतना कम कर लीजिए, बाकी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक आपको आइडिया लगाना है बस, मॉक में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है और सारे स्कोर पे आप देख सकते हैं 140 या 140 से ज्यादा स्कोर करने वाले 3000 के आसपास एस्पिरेंट्स हैं इस पर्टिकुलर मॉक में। 125 या उससे ज्यादा स्कोर करने वाले 5401 के आसपास कैंडिडेट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। परसेंटाइल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 150 मार्क्स पे आपकी लगभग 90 परसेंटाइल के आसपास चली जाएगी। 140 पे आपकी लगभग 75 परसेंटाइल के आसपास रहेगी। इस तरीके से पूरा का पूरा डेटा आप लोगों के सामने दिखेगा। टॉप 15 एस्पिरेंट्स का अगर हम स्कोर देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से है। हालांकि मैंने इनमें काफी एंट्रीज हटा दी थी जो ज्यादा फेक लग रही थी, बट फिर भी इनमें से काफी एंट्रीज ऐसी हो सकती हैं जो फेक रहे, ठीक है, जिनका एक्चुअली में इतने ना बन रहे हो, बट उसे ज्यादा फोकस पे आपको नहीं लेना है, ठीक है। अगर रीजनिंग की बात करें तो इसका लेवल इजी टू मॉडरेट साइड था, ठीक है। एवरेज स्कोर उसमें 38.6 रहा है, मीडियन स्कोर 42 रहा है। एस्पिरेंट्स 50 आउट ऑफ 50 करने वाले 822 हैं, ठीक है। इससे आपको आइडिया लगता है कि अगर लोग पूरा स्कोर करने वाले बहुत ज्यादा है तो जनरली इजियर रहा होगा, कोई गलती नहीं कर रहा है उसके अंदर। तो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं ओवरऑल एस्पिरेंट्स का स्कोर एंड परसेंटाइल यू कैन सी। जीके में बात करेंगे तो इसका लेवल इजी था,
ठीक है, 50 आउट ऑफ 50 फिर भी नहीं आते, बट किसी के आ गए हो बाई चांस तो कांग्रेचुलेशन, अगर नहीं आए चीटिंग से करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसे एलिमिनेट कर दो। बाकी ये है कि हमारे पास यहाँ पे 30 या 30 से ज्यादा स्कोर करने वाले काफी सारे एस्पिरेंट्स हैं, 2500 प्लस एस्पिरेंट्स हैं, तो इसलिए ओवरऑल इसका लेवल इजी है और एवरेज स्कोर भी 22 जीके का दिखा रहा है। जनरली एग्जाम में लोगों को इतना नहीं आता, एवरेज स्कोर जनरली 16 to 18 ऐसे रहता है, ठीक है। तो जीके को थोड़ा सा इजियर साइड रखा है इस बार हमने। मैथ्स का लेवल थोड़ा पिछले बार से थोड़ा सा लेवल अप किया है, तो ये थोड़ा और मॉडरेट साइड गया है। इसमें 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने वाले 37 एस्पिरेंट्स हैं सिर्फ, ठीक है। 40 या 40 से ज्यादा स्कोर करने वाले आपके 1864 कैंडिडेट्स हैं। इफ यू आर स्कोरिंग अबव 40 दैट्स गुड, ठीक है। एंड जीके में आपका स्कोर जो अगर 25 या 25 से ज्यादा है तो दैट्स फाइन। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर क्या कहते हैं रीजनिंग के अंदर, तो यू नीड टू स्कोर एटलीस्ट 46, और उसके बाद बारी आती है इंग्लिश की। इंग्लिश का लेवल मॉडरेट प्लस था, 50 आउट ऑफ 50 करने वाले टोटल 27 एस्पिरेंट्स ही हैं, ठीक है। और यहाँ पे एस्पिरेंट्स का डेटा आप देख सकते हैं लोगों ने कितना कितना स्कोर किया, ठीक है। इसमें भी अगर आपको एक सेफर साइड स्कोर लिया जाए तो मे बी 38 प्लस अगर आपका स्कोर है दैट्स गुड, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग। बट धीरे धीरे आपको इंप्रूव करना है जब तक एग्जाम पास आए। अभी के लिए मैं आपको कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर इस मॉक का बता देता हूँ कि यूआर से इतना, ओबीसी से इतना, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी से लगभग इतना इतना रहेगा। लेकिन कोशिश करिए जैसे जैसे आपने पिछला मॉक दिया होगा, इस मॉक दिया 1 हफ्ते में आप देखिए क्या चेंजेस आपके अंदर आए हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, अभी भी मंजिल दूर काफी दूर है, मतलब सीजीएल एग्जामिनेशन आपका टाइम है, 4 महीने हैं। अगर आप अभी कम स्कोर भी कर पा रहे हैं, से 120 आ रहे हैं, 125 आ रहे हैं, ठीक है, यू कैन इंप्रूव अ लॉट इन दिस ड्यूरेशन, ठीक है। इवन जो 100 पे भी हैं अभी भी 4 से 5 महीने में से इंप्रूव करके 140 150 तक इजीली ले जा सकते हैं, इवन अगर आप सही तरीके से अपनी प्लानिंग के साथ करें, ठीक है। और जिन लोग जो पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं, 2024 वाला दे चुके हैं सीजीएल का, या उससे पहले भी दिया है, तो आप लाइव मॉक को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, जो भी आरबी के लाइव मॉक्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। हम कोशिश करते हैं आपके लिए सबसे रेलेवेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड करें मॉक्स में, सो दैट यू डोंट हैव एनी इश्यूज। और बहुत सारे मॉक्स हमने टेस्ट सीरीज के अंदर डाले हैं, जिससे कि आपको एक बार आपने लिया तो आपको अलग से करना ना पड़े, ठीक है। बाकी अलग अलग कोर्सेज हैं। चलो मैथ्स के सॉल्यूशन पे चलते हैं और सारे के सारे मैथ्स के क्वेश्चंस हम देखते हैं कि कैसे कम से कम टाइम में हम बना सकते हैं। चलिए मैथ्स के सॉल्यूशंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, इसे सिंप्लीफाई करके आपको बताना था, 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, ठीक है। बहुत कम टाइम में किया जा सकता है, छोड़ने वाला सवाल नहीं था। इसे सिंप्लीफाई करके बताओ क्या होगा, ठीक है। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, 0 इक्वेशन है, और हमारे पास क्या है 1 वेरिएबल है। तो वेरिएबल की मान अपनी मर्जी से हम कुछ भी मान के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। वो ऑप्शन ढूंढेगा जिसमें अलग ऑप्शन मिले। अगर मैं यहाँ पे x को 0 कर देता हूं तो मेरे पास क्या मान आएगा, आप देखेंगे ये मेरे पास बन जाएगा 3, ये वाली वैल्यू बन जाएगी -6, ये वाली वैल्यू बन जाएगी -3, और ये वाली वैल्यू बन जाएगी 6, ठीक है। तो 4 ऑप्शन डिफरेंट दे रहे हैं, तो x को कर दो 0। x को 0 करते ही यहाँ पे मेरे पास 1 + 1 ये बन जाएगा 2, और यहाँ पे -2 का क्यूब कितना होगा मेरे पास, प्लस में -8, तो रिजल्ट कितना बना मेरे पास -6। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0 इक्वेशन, एक वेरिएबल, तो जब वेरिएबल ज्यादा हो इक्वेशन कम हो तो इसमें से इसे घटाते हैं, मतलब 1, तो एक वेरिएबल का मान मैं अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता था। अगर आप इसे बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से भी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आपके पास यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो a + b का होल क्यूब प्लस में a - b का होल क्यूब, ये वाला रिजल्ट होता है मेरे पास ट्वाइस a³ + 3ab², ठीक है। ये रिजल्ट आप यूज कर लेंगे। तो यहां पे मेरे पास क्या बचेगा, ट्वाइस 1 का क्यूब प्लस 3, a है 1, b है x, तो x का स्क्वायर, और यहां पे मेरे पास प्लस -2 का क्यूब। तो आप देखेंगे ये तो मेरे पास बनेगा, अगर मैं पूरा सोल्व कर लूं तो 2 × 1 2 + 3 × 2 = 6x², और यहां पे माइनस का 8, तो -6 + 6x², और ये -1 + x² हमारा यहां पे आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, अगर माइनस को बाहर ले जाएं तो -6x² माइनस का हो जाएगा हमारे पास, और ये प्लस का 1 - x²,
डायरेक्ट ऑप्शन से करना बहुत आसान था वैल्यू पुटिंग मेथड से, इसमें थोड़ा सा आपका टाइम जा सकता है। ठीक है, चले आगे, फिर फॉर्म में भी कन्वर्ट करना होता है तो उसमें भी टाइम लगता है, तो बेटर हम डायरेक्ट करें। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक कोट है जो कि 155 रुपीज एमआरपी है, इतने का बेचा जाता है, तो हमें बताना है कितना डिस्काउंट जाएगा। तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, सर इसके ऊपर डिस्काउंट निकाल लो, कितना डिस्काउंट हम दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं देखूं तो 18.6 का डिस्काउंट जा रहा है, कितने पे, 155 पे, इनटू में 100% कर लेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज मिल जाएगा। अगर आप यहां पे काटना चाहें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू 5 से काट देंगे तो ये 20 आ जाएगा और ये 31 आ जाएगा। 31 से अब देखो यूनिट डिजिट से कर लो, 0 हटाऊंगा तो पॉइंट हट गया। अब मेरे पास 4 ऑप्शन रखे, 11, 12, 13, 10, तो 1 से 6 को काटूंगा तो कितने टाइम्स 6, और 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट क्या आएगी 2। तो जो भी आंसर होगा यूनिट डिजिट से भी करोगे तो ऑप्शन नंबर आपको बी दिखेगा। ठीक है, बाकी पूरा सोल्व करना चाहो तब भी आपको आंसर मिल जाएगा, 12% इज द आंसर। चलो अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो कहता है एक पब्लिक लाइब्रेरी है जिसमें संडे को अटेंडेंस रहती है हमारे पास कितनी, 480 एवरेज में, और अदर डेज पे हमारे पास अटेंडेंस रहती है कितनी, ये रहती है हमारे पास 300। तो हमें बताना है कि एवरेज अटेंडेंस पूरे महीने की क्या होगी अगर 30 दिन का महीना है और वो संडे से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको, अगर मैं संडे की बात करूं और ये रिमेनिंग डेज की बात करते हैं, संडे से स्टार्ट हुआ मतलब 1 तारीख को संडे आ गया। ठीक है, उसके बाद 8 को आएगा संडे, 15 को आएगा, 22 को आएगा और फिर 29 को भी आ जाएगा आपका संडे। तो टोटल कितने संडे हो गए, 5 संडे हो गए, और बाकी के डेज क्या होंगे, रिमेनिंग। तो 5 संडे हो गए, 30 का महीना है तो 30 - 5 ये बचेगा 25। तो अगर मैं रेशियो देखूं तो खाली मेरे को समझ में आ रहा है भाई ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा 1:5। ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ डेज का रेशियो, और उनका एवरेज दे रखा है तो टोटल एवरेज रेशियो पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ डेज का, तो यहां से निकाल सकता हूं। तो एक तरीका तो यह है कि 1 × 480 + 5 × 300 डिवाइडेड बाय 6 कर लूं तब आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, मैं डेविएशन लगा दूं। तो मैं यहां पे देखूं कि एवरेज में मान लेता हूं 300 को, एज्यूम्ड मीन मान लिया मैंने किसे 300 को, तो उस केस में मेरे पास यहां पे डेविएशन 0 को आएगा और यहां पे आएगा 480 में से 300 घटाऊंगा तो डेविएशन आ गया मेरे पास 160 का। ठीक है, तो मेरा एवरेज क्या होगा फाइनल, ये एज्यूम्ड मीन जो हमने माना था 300 प्लस सम ऑफ डेविएशन 5 × 0 0, 1 × 160 ये आ गया 160 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 + 5 ये आ गया 6, ये 180 है सॉरी। ठीक है, तो आप सोल्व करेंगे 180 डिवाइडेड बाय 6 30, 300 + 30 330, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, तो डायरेक्टली डेविएशन से किया जा सकता है, बहुत सिंपल सवाल था, एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है आजकल। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का, ये भी साथ के साथ करने वाला, फटाफट से करते हैं। 36 को 4 से काटेंगे तो 9, फिर प्लस 5 के कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में 15 डिवाइडेड बाय 3 5 प्लस 6, ये वाला मान किसके बराबर आ गया, 50 के बराबर आ गया। तो 9 + 6 15 - 5 10, उधर जाके घटेगा 40, तो 5 के किसके बराबर 40 के बराबर, और के का मान कितना आ गया मेरे पास 8 आ गया। साथ के साथ करने वाला सवाल था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। ये वाला सवाल थोड़ा सा अच्छा था, इसमें फॉर्मूला मैंने आप लोगों के ऑलरेडी लिख दिया है। कहता है x³ - 5x² + 8x - 3 = 0। एक क्यूबिक इक्वेशन मुझे दे रखी है, अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, तो आप बता दो α³ + β³ + γ³ क्या होगा। अगर मेरे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन हो जिसे मैं कहता हूं ax³ + bx² + cx + d इसकी फॉर्म में हो और उसके रूट्स अल्फा बीटा गामा हो, तो हम कहते हैं सम ऑफ रूट्स अल्फा + बीटा + गामा, ये होता है -b/a। ठीक है, b ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल में लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत करना, ये कैपिटल B को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो a क्या है मेरे पास 1, b क्या है मेरे पास -5, c क्या है मेरे पास 8 और d क्या है मेरे पास -3। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स ये होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये वाली वैल्यू होती है हमारे पास c/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है मेरे पास अल्फा × बीटा × गामा -d/a। हमसे पूछा α³ + β³ + γ³, तो यहां पे ये हो जाएगा α³ + β³ + γ³, ये होता है इक्वल्स टू 3 अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा।
ठीक है, ये आपने अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है, ये क्यूबिक इक्वेशन में मैंने पढ़ा रखा है। अगर आपको दोनों कॉन्सेप्ट पता है तो इजीली इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। फटाफट से अब हम सोल्व करके अपनी वैल्यूज निकालते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या है। सबसे पहले अल्फा बीटा गामा क्या बनेगा मेरे पास, माइनस बी बाय, तो माइनस माइनस 5/1, तो ये बन जाएगा 5, सी बाय 8/1, ये बन जाएगा 8, और माइनस डी बाय माइनस 3/1, तो ये बन जाएगा 3। यहां पे पुट कर दो 3 इंटू 3, प्लस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये है 5 स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 8, तो ये तो 24 बन गया। ठीक है, ये 25 में से काटेंगे 1, 5 रह गया, 9 प्लस 5 कितना हो गया 14। ये दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है, बहुत सिंपल सवाल था, बस आपको ये फॉर्मूला पता होनी चाहिए, इसलिए जानबूझ के क्यूबिक इक्वेशन का डाल दो, क्योंकि काफी टाइम से एग्जाम में नहीं आया। सिमिलर चीज आ गई तो आपको दिक्कत ना हो, आपकी रिवीजन हो जाए एक बार कंसेप्ट की। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक फैक्ट्री में मैन पावर डिक्रीज होने की वजह से प्रोडक्शन 30% से डिक्रीज कर जाता है। हमें बताना है कि वर्किंग आवर्स कितना बढ़ा दे जिससे कि हमारा प्रोडक्शन उतना ही हो जाए। ठीक है, तो अगर प्रोडक्शन की बात करें तो हम दो चीजों पे डिपेंड कर सकता है जनरली, मैन पावर कितने लोग काम कर रहे हैं, और उसके बाद दूसरी चीज हो सकती है कितने घंटे काम वो कर रहे हैं या फिर टाइम कितना दे रहे हैं। ठीक है, बाकी उनकी एफिशिएंसी और बहुत सारे फैक्टर्स और जुड़ सकते हैं, बट एग्जाम में जितने क्वेश्चंस में चीजें दे रखी हो हम उतने ही फैक्टर्स मान के चलते हैं कि इस चीज पे मेरा मेन जो है ना प्रोडक्शन डिपेंड करेगा। तो अगर हमें प्रोडक्शन को कांस्टेंट रखना है, क्या रखना है, कांस्टेंट, तो मैन पावर मेरी क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, टाइम के, कि कितना टाइम लोग लगा रहे हैं। तो यहां पे क्या रहा है कि हमारी क्या हो रही है, मैन पावर की कमी की वजह से जो हो रहा है प्रोडक्शन हमारा 30% कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी मैन पावर क्या हो गई होगी, 30% कम हो गई होगी, क्योंकि अभी टाइम की कोई बात नहीं कर रखी। तो हम कहेंगे पहले 10 थी तो 30% कम होके ये रह जाएगी 7, तो ये हमने कहा मैन पावर की बात। अगर हमें प्रोडक्शन कांस्टेंट रखना है तो जो टाइम होगा जो इंप्लॉइज दे रहे थे वो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो मैं कहूंगा टाइम, अगर पहले लोग 7 रेशियो दे रहे थे तो अब उन्हें कितना टाइम देना पड़ेगा, 10 रेशियो देना पड़ेगा। ये हो गई इनकी टाइम की बात। तो हमें बताना है कि उन्हें वर्किंग आवर्स कितने बढ़ाने चाहिए, तो आप कहेंगे सर 3 बढ़ाना चाहिए, कितने पे, 7 पे, तो 3/7 गुना में 100, ये वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है 42 समथिंग कुछ आता है, तो 42 6/7%, यही मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास कहता है अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं तो कार एक डिस्टेंस को 18 घंटे में कवर करती है। अगर स्पीड को 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इंक्रीज कर दिया जाए तो सेम डिस्टेंस को 14 घंटे में कवर किया जा सकता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि टोटल डिस्टेंस जो कवर किया गया है कार के द्वारा वो कितना है। ठीक, तो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप कहेंगे सर डिस्टेंस मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो स्पीड डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगी या टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा। तो हम कहते हैं यहाँ पे ओल्ड वर्सेस न्यू। पहले हम क्या कर रहे हैं, टाइम लग रहा है पहले 18 घंटे और बाद में जब स्पीड हमने बढ़ा दी तो टाइम लग रहा है 14 आवर्स। तो टाइम है तो स्पीड का रेशियो इसका इनवर्स हो जाएगा, तो 14 रेशियो 18 हो जाएगा, या फिर मैं कह सकता हूँ 7/9 हो जाएगा। स्पीड हमने कितनी बढ़ाई, स्पीड बढ़ाई हमने 15 किलोमीटर पर आवर, तो हम कहेंगे 2 रेशियो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। हमें बताना है डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो आप नए से भी कर सकते हैं, ओल्ड से भी। अगर मैं न्यू से देखता हूं तो यहां पे हमारे पास क्या है, हमारे पास स्पीड है 9 रेशियो, तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 15, तो 9 इंटू 15 तो मेरी क्या हो गई, स्पीड हो गई। ठीक, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना लग रहा था नए केस में 14 आवर्स, तो इंटू में हमें यहाँ पे 14 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 14 इंटू 15 करूंगा 210 आ गया। अच्छा ये 2 रेशियो था 15 के बराबर, तो ये 15/2 होगा, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे हमारे पास 210 इंटू में 9 डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो ये 105 है, 105 को 9 से करोगे तो 945। ये मेरा इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक आर्टिकल है जिसका साइज है 8 इंटू 5 इंटू 4।
कहता है एक बॉक्स है जिसकी डायमेंशन हमें ये दे रखी है, कितने ऐसे आर्टिकल्स इस बॉक्स में आ जाएंगे। तो आप कहेंगे सर इसकी वॉल्यूम में से इस वाली वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, खत्म हो गया, आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस मिल जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे 56 इंटू में 40 इंटू में 20, इसे डिवाइड करेंगे 8 इंटू 5 इंटू में 4 से, ठीक है। सॉल्व करके क्या वैल्यू आएगी, 8 से काटूंगा 7, यहां पे 5 से काटूंगा 8, फिर 4 से काटूंगा तो वो 2 बचेगा मेरे पास। तो 7 2 जा 14 2 जा 28 और एक जीरो लग जाएगी तो 280। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस। अच्छा ठीक है, कहता है हमारे पास दो सर्कल्स हैं जिनका रेडियस 15 और 25 दे रखा है और ये 50 सेंटीमीटर की दूरी पे इनके सेंटर्स है, ठीक है। हमें बताना है रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक। तो कैसे करते हैं, अगर मेरे पास एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, ठीक है, एक का रेडियस हमें दे रखा है 25 और एक का दे रखा है 15, ठीक है। इनके सेंटर्स के बीच की दूरी हमें दे रखी है 50। तो हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इनवर्स कॉमन टेंजेंट का रेशियो बताना है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है ये जो ऐसे जाती है, और इनवर्स कॉमन टेंजेंट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है हमारे पास जो ऐसे जाती है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ बड़ी होती है एज कंपेयर टू ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो आप ये भी देख सकते हैं कि भाई कौन से ऑप्शन के अंदर जो ये वाला रेशियो है, क्योंकि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट रेशियो ट्रांसवर्स पूछा है, तो ये वाला रेशियो कौन से ऑप्शन में बड़ा है कौन से में छोटा है। तो अगर मैं ये चीज भी चेक करूं तो आप देखिए यहाँ पे 2√2 कितना होता है मेरे पास, 2 इंटू में 1.414 और ये होता है 1.73। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये वाली वैल्यू बड़ी है तो ये हो सकता है मेरा आंसर। तो ये उसका रिवर्स है तो ये नहीं हो सकता क्योंकि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ बड़ी आएगी। अगेन फिर ये √3 है, 3 है और ये 2.8 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा हो गया इससे। और इधर देखूंगा तो फिर से मेरे पास ये वाली वैल्यू ये छोटी हो जाएगी तो ये नहीं हो सकता। तो आंसर आएगा तो ऑप्शन नंबर ए और सी में आएगा। अगर मैं ऑप्शन से देखता तो ये, लेकिन मेरा काम नहीं बना, मुझे अभी भी सोल्व करके अपना आंसर निकालना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की हम यहाँ पे बात करते हैं तो उसकी लेंथ बड़ी होती है एज कंपेयर टू ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जब फॉर्मूला बनता है तो ये होता है जो डिस्टेंस है सेंटर्स के बीच में उसका स्क्वायर माइनस में जो रेडियस का डिफरेंस है उसका स्क्वायर। तो ये हो गया 25 माइनस 15 इसका स्क्वायर। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात करेंगे तो हमारे पास यहां पे जो डिस्टेंस है इनके बीच में उसका स्क्वायर माइनस में जो सम है रेडियस का उसका स्क्वायर। आप ध्यान से देखेंगे यहां पे 50 है, यहां पे बनेगा मेरे पास 10, इधर 50 इधर बनेगा 40। तो 10 10 तो सब जगह आ रहा है ना, 10 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बाहर निकलेगा 10 जो कि कट जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली यहां पे लिखो 5 स्क्वायर माइनस में मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर, और यहां पे 5 स्क्वायर माइनस में मेरे पास 4 स्क्वायर। तो ये तो आपको पता है 3 बन जाएगा इधर तो सीधा सीधा, और इधर बनेगा 24 क्या होता है 2√6 होता है। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख रहा है मुझे डायरेक्टली 2√6 तो कहीं नहीं है, तो मतलब 3 से काटना पड़ेगा। दोनों जगह √3 से काट लूंगा तो इधर 2√3 और इधर बचेगा मेरे पास √3 2√2 सॉरी। तो 2√2 रेशियो √3 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर मेरा ए करेक्ट हो जाएगा। चलें अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है एक फ्लोर है रेक्टेंगुलर होल का जिसमें हमारे पास लेंथ 126 है और ब्रेथ हमारे पास है 90। तो ये 126 दे रखा है और ये वाली दूरी हमें 90 दे रखी है, ठीक है। हमें बताना है एरिया क्या होगा लार्जेस्ट टाइल जो हम इससे निकाल सकते हैं जिससे कि कोई भी पार्ट हमारा अनकवर ना रह जाए। इस स्क्वायर टाइल बतानी है। तो जब देखो जब भी मैं जिसके अंदर से स्क्वायर टाइल निकाल लूंगी तो कुछ इस तरीके की होगी, है ना, इस तरीके से ये स्क्वायर टाइल मेरी कटती चली जाएंगी इसमें से। ऐसे ही इधर से भी जो स्क्वायर टाइल्स होंगी क्योंकि कोई वेस्टेज नहीं चाहिए तो पूरी पूरी स्क्वायर टाइल
इधर काट देगी। तो आप कहेंगे सर स्क्वायर टाइल की जो भी डायमेंशन है, मान लो इसकी डायमेंशन मैंने x मान ली, उससे मेरा 126 भी कटेगा और उससे हमारा क्या कटेगा 90 भी कटेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टाइल्स हमारी फिक्स है, कोई वेस्टेज हमें नहीं चाहिए। अगर हमें इस तरीके से चीजों को बनाना है तो हमें लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल जो हम बना सकते हैं उसका एरिया क्या होगा। आप कहेंगे सर स्क्वायर टाइल की जो डायमेंशन है वो है x इंटू एक्स, तो x बेसिकली क्या होगा, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होगा इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, ठीक है। उसी से हमें बड़े से बड़ी टाइल जो निकलेगी उसका साइज मिलेगा। अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखता हूं तो यहां पे मेरे पास क्या वैल्यू हो सकती है, ठीक है, 18 से कट रहे हैं क्या दोनों के दोनों, ठीक है, 18 इंटू 5, 18 इंटू 7, तो HCF तो मेरा 18 आ जाएगा। तो जो टाइल निकलेगी उसका साइज हो जाएगा 18 और एरिया क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर, दैट इज 324। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। बाकी चारों ऑप्शन भी परफेक्ट स्क्वायर थे, वरना हम ये भी देख लेते कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, वही हमारा आंसर आता। तो इजीली डुएबल है, पढ़ के कोई डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, बस समझने के लिए। अगला सवाल हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, हमें बताना है a का मान क्या होगा अगर a 0 से 90 के बीच में जा रहा है। तो भाई एक तरीका तो ये चारों ऑप्शन आप एक एक करके पुट करके देख लो, वरना मैंने आपको बताया इस तरह के क्वेश्चन में देखो जनरली हमारे पास जो एंगल होते हैं 0 से 90 के बीच में है, तो जो चीज होती है 30 होता है, 45 होता है और 60 होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू हम जनरली याद करके चलते हैं। हमें पता है यहाँ पे ये किसकी फॉर्म में है, कॉस की फॉर्म में है। कॉस की फॉर्म में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर है, कोई भी वैल्यू हो 30 हो, 45 हो, 60 हो, स्क्वायर होने के बाद रेशनल रिजल्ट देता है। जैसे कि अगर मैं 30 की वैल्यू रखूं तो यहाँ पे cos 30 होता है मेरे पास √3/2, ये होता है मेरे पास 1/√2 और ये वाली वैल्यू होती है मेरे पास 1/2। किसी का भी आप स्क्वायर करोगे तो वो क्या बनेगा रेशनल नंबर, रूट कुछ बचेगा नहीं इसके अंदर। अगर यहाँ पे मेरे पास 4√3 है तो यहाँ पे अगर मैं किसी से मल्टीप्लाई करूं तो हमें वो वैल्यू रखनी पड़ेगी cos की जिससे कि रूट ना बचे, क्योंकि यहाँ पे भी रूट नहीं है, यहाँ पे भी रूट नहीं है, कहीं एक जगह भी रूट आ गया तो इस साइड भी रूट आएगा ना। तो हमें ये चीज देखनी है कि cos की कौन सी वैल्यू रखूंगी मेरा रूट एलिमिनेट हो जाए। आप कहेंगे सर ये 30 डिग्री पे ही पॉसिबल है, 30 पे अगर √3/2 रखोगे तो ये रूट एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर 30 डिग्री ही हो सकता है और कोई पॉसिबल ही नहीं है चार ऑप्शन में, ठीक है। 75 डिग्री पे भी रूट आता है लेकिन वो अजीब सी वैल्यू होती है तो वो यहाँ पे फिट होगी नहीं। आप 30 डिग्री से एक बार वेरीफाई करके देख लो कि मेरे पास यहाँ पे 4 √3/2 का स्क्वायर 3/4 आ गया, -4 √3 इंटू √3/2 प्लस 3 अगर मैं करता हूं तो क्या रिजल्ट आता है, 4 से 4 कट गया, 3 रह गया, ये 2 3 जा 6, 6 प्लस 3 प्लस 3 6 माइनस 6, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 0। क्लियर, इस तरीके से डायरेक्टली कर सकते हैं। 10 सेकंड या 15 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं था, वो देखते ही आपको आंसर मार्क करना था। कहता है एक मर्चेंट है जो 250 किलो वेट इतने का बेचता है, किस प्रॉफिट पे, 5 रुपए पर केजी के हिसाब से प्रॉफिट लेता है। हमें बताना कॉस्ट प्राइस क्या होगा 20 केजी वीट का, ठीक है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, आप कहेंगे सर ये है ना मेरे पास इतने किलो का सेलिंग प्राइस इतना है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो, सॉरी 1 किलो का सेलिंग प्राइस कितना होगा 15500 डिवाइडेड बाय 250। 1 किलो का सेलिंग प्राइस ये आ गया, प्रॉफिट कितना कमा रहा है 5 का, तो 5 घटा दूंगा तो 1 किलो का क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। अब हमें बताना है 20 किलो का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो इनटू में 20 कर दो। क्लियर है या नहीं है, क्वेश्चन हो गया हमारा। सिंप्लीफाई करके अपन आंसर निकाल सकते हैं। यहां पे अगर मैं ध्यान दूं यहां पे तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, नीचे 250 को आप चाहो तो पहले काट ही दो, एलसीएम क्या लेना, चलो 25 से काटूंगा मैं यहां पे, तो मेरे पास वैल्यू यहां पे 62 में से 5 को घटाऊंगा तो 57 2 जा 114, तो 1140। ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। सिंपल कैलकुलेशन थी तो मैंने यूनिट डिजिट वगैरह कुछ देखा नहीं, वरना मैं देखता। अगला सवाल देखो, डीआई का सवाल है, पहले पढ़ना फिर 2 ग्राफ को समझना फिर सोल्व करना। इट मे टेक टाइम, इजी भी हो सकता है मुश्किल भी हो सकता है, तो आपके ऊपर इसे लास्ट के लिए छोड़ा जा सकता है इफ यू आर न्यू। और अब देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक स्टूडेंट के पास 5 सब्जेक्ट एग्जामिनेशन में, वो दिन में क्या करता है 16 घंटे पढ़ता है और 5 सब्जेक्ट पढ़ता है, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसका, जो उसने मेहनत करी है किस सब्जेक्ट में कितना कितना उसने एफर्ट लगाया है वो अलग से इधर दे रखा है कि टाइम की टर्म्स में हार्डवर्क उसने किस सब्जेक्ट को कितना किया है,
वो डिटेल्स यहां पे मेंशन्ड है, ठीक है। जो उसे मार्क्स मिले हैं वो है टोटल सारे सब्जेक्ट में मिला के 400, कितने में से, आउट ऑफ 500 मार्क्स। वो सब्जेक्ट वाइज उसे कितना कितना मिला है वो यहां पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है, कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट को हाईएस्ट आउटकम मिला है अपने हार्डवर्क का। हाईएस्ट आउटकम मतलब रेशियो ऑफ हार्डवर्क, रेशियो ऑफ मार्क्स टू हार्डवर्क, जिसमें ज्यादा हो, मतलब कम हार्डवर्क हो और मार्क्स ज्यादा मिल जाए, एक तरीके से वो रेशियो में बताना है। ये तो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल है। जैसे हम कहते हैं रीजनिंग में कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो हाई होता है कि आपने थोड़ा पढ़ा लेकिन 50 में से 50 लाने वाले बहुत बच्चे मिल जाते हैं थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद ही। भाई अगर मैथ्स की बात करें या जीके की बात करें, जीके में लिस्ट होता है, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं रहती कुछ आएंगे नहीं आएंगे, राइट। तो उसी चीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो हम एक एक करके हमें देखना पड़ेगा। जैसे यहां पे दे रखा है कि कितना टाइम उसने लगाया पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी में, ठीक है, और उसमें यहां पे दे रखा है कितने मार्क्स उसने दिए। तो अगर मैं पर डे बेसिस पे देखूं तो वो 16 घंटा पढ़ाई के लिए लगा रहा है, ठीक है। 16 घंटे में सबसे पहले एक सब्जेक्ट को लेके चलते हैं, चलो इंग्लिश से शुरुआत करते हैं। हमारे पास इंग्लिश ये रहा, तो उसने क्या करा 5%, तो कितना टाइम दिया 5% ऑफ 16, इतना उसने क्या करा पढ़ाई करी, ठीक है। और मार्क्स इतने ऑब्टेन करा उसने 20%, कितने में से 400 में से, तो मैं कह सकता हूं 400 का 20%। अभी ये फालतू की चीजें बस मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये आ गया उसका इंग्लिश का रेशियो बन गया उसका, जिसका ये चीज हाईएस्ट होगी वो हमें बताना है। आप ऐसे दूसरे सब्जेक्ट का निकालेंगे तो आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि भाई मेरे पास क्या चीज कांस्टेंट है। यहां पे 16 घंटे मेरे कांस्टेंट है और यहां पे टोटल मार्क्स मेरे क्या है 400 है। जब मैं दूसरे सब्जेक्ट का निकालूंगा तो उसमें भी तो यही चीज आएगी कि आप कहेंगे सर 400 इंटू में मेरे पास अगर अगला सब्जेक्ट लिया मैथ्स, तो हमारे पास यहां पे मैथ्स के अंदर मार्क्स कितने आए 21%, और यहां पे अगर टाइम की बात करूंगा तो 16 घंटे हैं और हमने कितना टाइम दिया मैथ्स के लिए 40% टाइम दिया, तो फिर से मेरे पास ये चीज कॉमन आ जाएगी। तो जब हम रेशियो में बात कर रहे होते हैं तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसे ऑलरेडी काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसे काट सकते हैं। तो मैं आगे से ये लिखूंगा भी नहीं, बस समझाने की दृष्टि से मैंने आपको ये बताया। परसेंटेज देखेंगे तो परसेंटेज भी आपका क्या हो जाएगा, कटता चला जाएगा, तो इसकी भी जरूरत नहीं है। तो मैं दोबारा से लिखता हूं, यहां पे मेरे पास कौन कौन से सब्जेक्ट है, इंग्लिश मैथ साइंस इकोनॉमिक्स, इंग्लिश मैथ साइंस इकोनॉमिक्स, और यहां पे ये वाली वैल्यू है सोशियोलॉजी, ठीक है। यहां पे मेरे पास 20/5 आया, मैथ्स के अंदर मेरे पास 21/40 आया, तीसरा है मेरे पास यहां पे 18 और यहां पे है 20, चौथा है मेरे पास 19 डिवाइडेड बाई 10 और पांचवा है मेरे पास 22 डिवाइडेड बाई 25। अब जिसका सबसे ज्यादा रेशियो वही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर मैं देखूं ये भाई ये सारी चीजें मैंने लिख दी आपके लिए, लेकिन देखते पता चल रहा है भाई सबसे ज्यादा तो इसका ये 8 टाइम्स जा रहा है, ये तो आधे से भी आधा है लगभग, ये भी 1 से कम है, ये 2 के आसपास है और ये वाली वैल्यू 1 से कम है, तो हाईएस्ट तो यही है मेरा। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में हाईएस्ट कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो कह लो, या फिर आप कह सकते हैं कि जितना कम से कम हार्डवर्क में सबसे ज्यादा मार्क्स हमें इंग्लिश सब्जेक्ट में यहां पे देखने को मिले, ठीक। और ओरली आपको अगर देखना था, ये तो लिख के देखा मैंने। अगर यहाँ पे हम मार्क्स के बेसिस में देखें, आप ये देखो इनमें सबसे छोटा और इसमें थोड़ा बड़ा साइड, देखो यहाँ पे 5 कंपेरेटिवली सबसे छोटा है और यहाँ पे ये 20 काफी बड़ा पोर्शन ले रहा है। दूसरे केस में अगर आप कंपेयर करना भी था तो यहाँ पे 10 है और 10 के बाद यहाँ पे 10 के करस्पॉन्डिंग में 19 है। बाकी सारी चीजें तो देखो ऑलरेडी यहाँ पे काफी बड़ा है और बाकी सारे एरिया यहाँ पे छोटे जा रहे हैं, तो ये छोटा होना चाहिए हमारा हार्डवर्क मिनिमम और ये मैक्सिमम करना था, तो ये छोटा देखा तो इसके करस्पॉन्डिंग 20/5 4, 20/5 ये 8 नहीं है 4 है, सॉरी 20/5 ये वाली वैल्यू मेरे पास 4 आ रही है। और इसमें भी देखता तो ये मेरे पास क्या आ रहा है 19/10, ये 1.9 आ रहा है, बाकी के तो चांसेस ही नहीं है। तो यही मेरा इंग्लिश सबसे ज्यादा फायदा देने वाला सब्जेक्ट रहेगा, तो हम डायरेक्टली यहां से चूज कर सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन हमें दे रखे 24, 16 और यहां पे 8। इसे 8 आइडेंटिकल क्यूब्स में काटा जाता है बाय 3 कट्स। तो हमें बताना है कि
टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द पीसेस क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस में भी पूछा जा चुका है। जब भी हम एक क्यूबॉइड की बात करेंगे, जब भी हम एक क्यूबॉइड की बात करेंगे, तो अगर कहीं भी आपको दिख जाए कि 3 कट लगा के 8 पीसेस में उसे कट किया गया है, क्या 3 कट लगा के 8 पीसेस में उसे कट किया गया है, वो तभी पॉसिबल है जब मेरे पास एक कट क्या लगे, एक कट लगे मेरा पैरेलल टू बेस, पैरेलल टू बेस लगाऊंगा ना तो एक इस तरीके से हमारा कट होगा, लाइक दिस, ठीक है। ऐसे फिर एक पैरेलल टू आप हाइट कट लगाएंगे तो वो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, दूसरा कट, और फिर एक कट आप हाइट के करोस्पोंडिंग लगाएंगे, वो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, तब जाके ये 8 पार्ट में स्प्लिट होगा, ठीक है। और जो ये 8 पार्ट्स हमारे पास यहां पे निकल के आएंगे, तो उसमें उनका एरिया अगर हमें इक्वल रखना है तो वो कुछ इस तरीके से कट लगाए जाएंगे कि वो लेंथ को भी 2 पार्ट में बांटे, ब्रेथ को भी 2 पार्ट में काटे, और हमारे पास हाइट को भी क्या करें, 2 पार्ट में काटे, तब जाके मेरे पास 8 इक्वल पार्ट्स में ये एरिया स्प्लिट होगा। और इनका अगर एरिया हमें बताना है तो एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है, ट्वाइस इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। अगर मेरे पास देखो ये कितने पार्ट्स में स्प्लिट हुआ, 8 पार्ट में, हर एक पार्ट क्या हो गया अपने आप का, लेंथ भी आधी हो गई, ब्रेथ भी आधी हो गई, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आधी आधी हो गई तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 1/4 1/4, तो हर जगह से मेरे पास क्या कॉमन आ जाएगा, 1/4, तो इंटू में 1/4 करना पड़ेगा। ये एक पार्ट का एरिया आया, हमारे पास कितने पार्ट्स में स्प्लिट हुआ है, 8 पार्ट में, तो इंटू 8, तो जो ओरिजिनल मेरे पास था क्यूबॉइड उससे मेरे पास यहां पे जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा वो कितना हो जाएगा, आप देखेंगे यहां पे, यहां से काट दूंगा, तो ओरिजिनल क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया उसका डबल हो जाएगा मेरे पास, अगर हम क्या करते हैं 8 पार्ट में उसे स्प्लिट करते हैं बाय 3 कट्स। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा मेरे पास 4 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो मेरे पास इसमें अगर आप एल को कॉमन ले लें तो बी प्लस एच हो जाएगा, तो मेरे पास 24 16 जमा 8, और बी एच करेंगे तो 16 इंटू में 8। ऑप्शंस देखें अगर, तो 3 में 0 है, 1 में 6 है, तो 0 मिलेगा क्या हमें, कहीं देख लो, 24 24, और यहां पे 16 इंटू में 8, 8 6 48, ठीक है। तो 8 आएगा, 6 आएगा, 8 और 6 14, 4 इंटू 4 16, यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 आएगी। यूनिट डिजिट से करोगे तो ऑप्शन नंबर मेरा ए ही करेक्ट हो सकता है, यही आंसर आएगा। चलें आगे, कह रहा है कि इन रेशियोज में बता दो कौन सा ग्रेटेस्ट है। भाई जब बिल्कुल ऐसी सिंपल सी वैल्यू हो ना, कुछ दिमाग कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। 5/2 क्या होता है, 2.5, 7/5 क्या होता है, 1.4, 3/4 क्या होता है, 0.75, 1/6 क्या होता है, 0.166। ये तो आपको पता ही है वैल्यू, सबसे बड़ा कौन सा हो गया, 5/2, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास 5 बुक और 7 पेन है जिनकी मिला के कीमत बनती है 79। क्या, 5 बुक और 7 पेन जिनकी कीमत मिला के बनती है 79। फिर मेरे पास 7 बुक हैं और 5 पेन हैं जिनकी कीमत मिला के बनती है 77 रुपए। हमें बताना है एक बुक और 2 पेन की कीमत क्या होगी। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, या तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो, कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो ऊपर वाले में 5 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले में 7 से मल्टीप्लाई, और फिर सॉल्व करके निकाल लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वरना बेटर तरीका क्या हो, जब ये रिवर्स हो रही हो, जैसे 5 यहाँ का था इधर आ गया, 7 इसका इधर आ गया, तो बेटर है एक बार प्लस कर लो, एक बार माइनस कर लो, चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे अगर आपने इन्हें प्लस करा तो 12 दोनों जगह कॉमन आ जाएगा, तो ये b प्लस p, ये वाली वैल्यू इन दोनों का सम करेंगे तो मेरे पास ये वाली वैल्यू 158 आ जाएगी, 156,
12 से काटोगे तो 13, तो b प्लस p कितना आ गया, 13 आ गया। अब यहां पे इसमें से एक में से, बड़े वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे अगर हम, तो क्या आएगा, आप कहेंगे -2b बनेगा और 2p, तो 2p माइनस b ये किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर, तो p माइनस b किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। अब इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो 2p 14 के बराबर, तो p आ गया मेरे पास 7 के बराबर, और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे, या p का मान 7 रख दोगे यहाँ पे, तो b का मान कितना आ गया, 6 आ गया। हमें यह बताना है 1b, तो ये 6 प्लस 2 इंटू 7 14, क्या बन गया, सम 20 बन गया, तो ये मेरा आंसर आ गया। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है, तो मैंने रैंडमली ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल एक बना लिया। आगे कहता है PR एंड QS डायगोनल है, PR की लेंथ हमें दे रखी है 25, तो PR बना लिया मैंने, और ये हो गया मेरे पास 25, एंड द हाइट्स फ्रॉम वर्टेक्स Q एंड वर्टेक्स S ऑफ ट्रायंगल PQ एंड PRS। अगर मेरे पास देखो ट्रायंगल PQR को लेता हूं, तो Q से जो मैं हाइट बना रहा हूं, तो Q से हाइट कितनी बनेगी ट्रायंगल PQR में, वो आप कहेंगे सर जाएगी ऐसे, ये उसकी हाइट हो गई। और अगर S से मैं वर्टेक्स बना रहा हूं PSR के अंदर, तो मेरे पास जो हाइट जाएगी वो कुछ ऐसे जाएगी। इनकी लेंथ दे रखी है 10 और 12, तो ये हो गया 10 और ये वाली हो गई 12। तो हमें बताना है एरिया क्या होगा क्वाड्रिलेटरल PQR इसका। तो एरिया बताना है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं सर, या तो मैं इस वाले ट्रायंगल का बेस मुझे दे रखा है, बेस क्या है, फिक्स है, ये तो फिक्स है 25, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके इसका एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके इसका एरिया, दोनों का सम कर दूंगा तो मुझे एरिया मिल जाएगा क्वाड्रिलेटरल का। वरना एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल भी हमने पढ़ा हुआ है, अगर दे रखा हो हमें तो ये होता है हाफ इंटू में डायगोनल, डायगोनल कितना है 25, और जो इस पे दो हाइट डाली गई है अपोजिट वर्टेक्स से उनकी हाइट का सम 12 प्लस 10, ये भी जो ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी है उसी को यूज करके बनता है। तो ये मेरे पास बनेगा 22, 2 से काटूंगा 21, सॉरी 2 से काटूंगा 11, 11 इंटू 25 275, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्लियर है सभी लोगों को? अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है एक ट्रायंगल है मेरे पास ABC, जिसकी साइड AB और BC को हमने क्या करा, आगे प्रोड्यूस कर लिया, कहां तक, टिल पॉइंट D एंड E। फिर कहता है एंगल CBD इसका बाइसेक्टर और BC ही इसका बाइसेक्टर मिलाया गया, जो जाके टकरा रहे हैं एट पॉइंट P। तो अगर एंगल A हमारे पास 74 है, तो ये वाला कोण क्या होगा? इस पॉइंट को जनरली हम बोलते हैं एक्स सेंटर, और इसकी प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी होती है। जो ये वाला एंगल होता है, ये होता है मेरे पास 90 माइनस A डिवाइडेड बाई 2, तो ये होता है 90 माइनस 74 डिवाइडेड बाई 2। 37 इधर घटाऊंगा तो ये वैल्यू 53 बचेगी या नहीं बचेगी? बचेगी। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कर देते हैं, क्योंकि हमें ये सारी चीजें पता होती है। इस पर बहुत सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर हमसे इन सेंटर पूछ लेता, मान लो ये वाले एंगल का बाइसेक्टर बनाते हैं हम, तो ये वाला होता मेरा 90 प्लस 74 डिवाइडेड बाई 2, और इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये एंगल 90 डिग्री के बनते हैं, ये एंगल 90 डिग्री के बनते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री के अंदर। फॉर द टाइम बिंग लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्या रखा है, एक सर्कल है, इनकी कोड्स हैं EF है और एक GH है। इन दोनों को अगर एक्सटेंड कर दिया जाए तो Q पॉइंट पे मिलती हैं, जो कि बाहर है इन सर्कल के।
EF हमें दे रखा है 6 है, GH हमें दे रखा है यहां पे 3 है, HQ 5 दे रखा है हमें। तो हमें बताना है कि QF का मान क्या होगा। हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी, कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 सेकंड डाली जाए, सेकंड मतलब जो 2 पॉइंट पे काटे सर्कल को, तो ये लेंथ इनटू में ये लेंथ बराबर होती है ये लेंथ इनटू में ये लेंथ। तो जो लेंथ निकालनी है उसे अगर मैं x मान लूं तो मैं कह सकता हूं मेरा आंसर होगा x इंटू में x प्लस 6, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास 5 इंटू में 5 प्लस 3। आप देखेंगे ये वाली वैल्यू तो 5 इंटू में 840 बन गया, और ये x है और मेरे पास x प्लस 6 है। अब या तो क्वाड्रेटिक बना के सोल्व करो या फिर क्या करो, ऑप्शंस की मदद ले लो। ठीक है, अब मेरे पास x का मान जो भी होगा वो 40 को काट सकता होगा, है ना, तभी तो 40 आएगा। कौन कौन सी वैल्यू 40 को काट सकती है, ये काट सकती है और ये काट सकती है, ये दोनों तो काट नहीं सकते, तो वैसे ही हट गए। पहला ऑप्शन दिख रहा है 4 रख दूंगा अगर मैं इसमें, तो 10 इंटू में 4, ये तो बन गया 40, तो x इक्वल टू 4 पे सेटिस्फाई कर गया, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले सवाल पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है, हमारे पास जब ए अकेला काम करता है तो उसे 25 दिन ज्यादा लगते हैं उस टाइम से जो ए और बी को लगते हैं काम को कंप्लीट करने में। तो मैं मान लेता हूं ए और बी को काम को कंप्लीट करने में लगते हैं x टाइम, तो ए को कितना लगेगा, ए को लग रहा है 25 दिन ज्यादा, x प्लस 25। आगे कह रहा है अगर बी काम करेगा अकेला तो उसे 16 दिन ज्यादा लगेंगे ए और बी को जो टाइम लग रहा है, तो मैं कह सकता हूं बी को x प्लस 16 इतना टाइम लगेगा। हमें बताना है कितने दिन में काम कंप्लीट होगा अगर ए और बी मिलके काम को कंप्लीट करेंगे। ये एक स्पेसिफिक केस होता है टाइम एंड वर्क में जो हम पढ़ते हैं। अगर ए और बी का जो टाइम है उससे ए को कंप्लीट करने में 25 दिन, या इसे आप मान सकते हैं कि ए डेज एक्स्ट्रा लग रहे हैं, बी को अगर बी डेज एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ए और बी को जो टाइम लग रहा है उससे, तो ए और बी को मिलके जो टाइम लगेगा ना वो होता है मेरे पास रूट में ए इंटू में बी। ये आप बेसिक से चाहें तो निकाल सकते हैं, वरना टाइम एंड वर्क की क्लासेस में मैंने कराई रखा है बिल्कुल प्रूफ। तो हमारे पास जो ए और बी को मिलके टाइम लगेगा वो लगेगा यहाँ पे 25 इंटू में 16 रूट में, और ये वाली वैल्यू 5 इंटू 4 20। दिस इज माई आंसर। ठीक है, 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी के हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते पढ़ते करने वाला सवाल था, ये वाला सवाल मुश्किल नहीं था। अगला सवाल एसटीआई पे हमने पहले भी सवाल करे हैं। मेरे पास कहता है कि सब्जेक्ट्स है मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इस सब्जेक्ट के वो दे रखा है, गर्ल्स कितनी है, ठीक है, उनकी परसेंटेज दे रखी है, बॉयज कितने वो परसेंट, और ये भी कह रखा है क्वेश्चन के अंदर कि एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को ऑप्ट करेगा, मल्टीपल सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के नहीं हो सकते। क्लियर, ठीक है। तो मान लो अगर मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो 840 बच्चे हैं, तो 40% गर्ल्स हैं, 60% हमारे क्या रहेंगे, बॉयज रहेंगे, हम निकाल सकते हैं। हमसे कहता है द रेशियो ऑफ द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री टू द नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स एंड बायोलॉजी। इनका रेशियो बताना है। गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, देखो गर्ल्स यहां पे हैं, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की गर्ल्स, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो आप, आपको पता है परसेंटेज है, तो परसेंटेज लाऊंगा तो 2 जीरो एलिमिनेट होंगे, तो ये एलिमिनेट हो ही जाएंगे दोनों जीरो। तो 84 इंटू में 4 करूंगा तो 336 आएगा, और हमारे पास 7 इंटू में 22 करूंगा तो 154 आएगा। ये तो मेरी गर्ल्स हो गई। आप चाहें तो खाली गर्ल्स का एडिशन करके ये चेक कर सकते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शन है जो इसका मल्टीपल होगा। जैसे कि अगर मैं इन दोनों का एडिशन करता हूं तो ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास 490, है ना। जो भी मेरा आंसर होगा वो 490 का एक फैक्टर होगा न्यूमरेटर में, क्योंकि सारे इंटीजर वैल्यू में चल रहा है। यहाँ पे बॉयज का भी निकालूंगा अगर मैं फिजिक्स और बायोलॉजी का, तो 450 इंटू में दिस करना पड़ेगा, और यहाँ पे 200 इंटू में दिस, तो 2 जीरो तो कट जाएंगे ना परसेंटेज हटाने के लिए, 1 0 1 0 1 0 1 0, तो इंटीजर वैल्यू में आएगा डिनोमिनेटर में भी। तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा आंसर होगा ना वो इसका फैक्टर होगा 49 का। कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जो 490 को काट सकते हैं? एक तो भाई ये है ऑप्शन, ये काट सकता है और ये काट सकता है, ये दोनों नहीं काट सकते। ठीक है, तो ए और बी में से आंसर आएगा। मेरा काम नहीं बना, मुझे आगे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 7 को 45 से करोगे तो 315 आएगा, और 20 को 2 से करोगे तो 40 आएगा, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 355 बनेगी।
भाई अब देखो 5 से ही कर सकता है ये। ऊपर तो मेरे पास आ जाएगा 90 और नीचे आ जाएगा 71। कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बैठ रहा है, वही आंसर होगा। क्लियर? अगला सवाल हमारे पास, ये बढ़िया सवाल है। कहता है रमेश ने क्या करा, 15,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पे लिए बैंक से, कुछ सर्टेन रेट पे लिए होंगे, तो रेट में मान लेता हूं 8% है। फिर उसने क्या करा, 6,000 रुपए 5 साल के बाद दिए। दे प्रिंसिपल अमाउंट के लिए पे करे, इंटरेस्ट के लिए पे नहीं करे ये 6,000। वैसे भी सिंपल इंटरेस्ट के केस में अगर आप बीच में कुछ पैसा रिटर्न करते हैं तो हम मानते हैं वो प्रिंसिपल रिटर्न किया है, ना कि इंटरेस्ट। ठीक है, 5 साल के बाद 6,000 दिए, और 5 साल के और बाद उसने कितने रुपए दिए, इतने दिए। ठीक है, और अपना सारा का सारा अकाउंट क्या कर दिया, सेटल कर दिया। तो हमें बताना है कि रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम क्या रहेगा। तो मैं रेट को अगर 8% मान लूं तो आप कहेंगे सर देखो टोटल ब्याज कितना गया, मैं इंटरेस्ट निकालता हूं। आप कहेंगे सर पहले 15,000 रुपए थे, 8% के हिसाब से 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 150 यार, है ना। 5 साल तक तो कुछ रिटर्न नहीं किया था, तो इंटू में 5। अब 5 साल में कितना रिटर्न कर दिया, 6,000 रिटर्न कर दिया, तो बचे कितने मेरे पास, 9,000। अब उसके अगले 5 साल तक पैसा रहा होगा, उसके बाद कुछ दिया, तब जाके बैलेंस क्लियर हुआ, तो ये 9,000 पे 5 साल का ब्याज लगेगा। 1 साल का ब्याज हो गया 90 यार, और 5 साल का ब्याज लगेगा तो इंटू में 5, टोटल इंटरेस्ट बन गया इतना। एक्चुअली उसे पे कितना करना था, 15,000 रुपए उसे पे करने थे। उसने पे कितने किए, आप कहेंगे सर 6,000 एक पे किए, और उसके बाद 18,600 एक पे किए। तो टोटल इतना में से जो पे करना था वो हटाया, तो ये बाकी का पैसा इंटरेस्ट के तौर पे किया होगा, जो कि इंटरेस्ट के तौर पे पैसा जो पे किया जाता है वो आखिरी इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है, तो वो इसके अंदर इंक्लूड हुआ होगा सारा का सारा। तो हम कह सकते हैं टोटल जो इंटरेस्ट बना वो उसने सारा जो दिया उसमें से ये घटा दो, इतना इंटरेस्ट के तौर पे दिया और इंटरेस्ट बन रहा था इतना। इसे इक्वेट करके हम आर की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन खत्म हो गया मेरा। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 18 और 6 24, में से घटाऊंगा 15 को तो बनेगा 9, तो 9600, और इधर वैल्यू मेरे पास, यहां पे आप चाहें तो 50 को कॉमन ले सकते हैं, 15 प्लस 9 24 आर ये आ जाएगा। अब कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा आसान है। आप देखेंगे यहां पे 24 से काटूंगा तो 4, और 50 से काटूंगा तो 1 0, 45 से काटूंगा तो 8, तो रेट कितना आ गया मेरे पास, 8%। क्लियर? चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास, एक इलेक्शन होता है, एक कैंडिडेट 35% वोट्स सिक्योर करता है, बट दूसरे कैंडिडेट से 297 वोट से हार जाता है। तो हमें बताना टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने डाले होंगे। यहां पे कितनी वोट वेस्ट हुई कुछ बताया नहीं, कितने लोग डालने नहीं गए क्या कुछ बताया नहीं, तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो ये मान के चलिए सभी लोग जितने भी हैं सबने वोट डाली, कोई भी वोट वेस्ट नहीं हुई। तो अगर हमारे पास जो कैंडिडेट है जो हारा है उसे 35 मिले हैं, तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे, 100 माइनस 35। ठीक है, तो विनर को इतने मिलेंगे। जीता कितने से है विनर लूजर से, 297, तो इसमें से लूजर को जितने मिले थे 35%, ये घटा दो तो ये आ गया 297। हमें किसका मान बताना है, 100% का। टोटल वोट्स हमने 100% माने। बाकी इतना ना करते हुए जो मैंने आपको तरीका बताया, आप इसे 50 से कंपेयर करा करो। 50 से 15 का मैं ना आधा क्या होता, अगर इक्वल रहते दोनों तो 50% बनता, 50 से कितना है 15। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आएगा, आप कहेंगे सर 15 इधर और 15 उसमें ज्यादा लिए होंगे, तो 15 दूनी 30। तो मैं डायरेक्टली भी कह सकता था कि भाई 30% किसके बराबर है, ये 297 के बराबर है। 100% बता दो कितना। तो आपको कुछ नहीं करना, 3 से काटो डायरेक्टली, 9 और 9 10% 99 के बराबर, 100% 990 के बराबर, तो टोटल वोट्स कितनी रही होगी, 990। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। डीआई से रिलेटेड एक और सवाल है हमारे पास। इस चार्ट में सेल्स दिखा रखी है ऑटोमोबाइल की इंडिया में। ठीक है, मिलियन यूनिट्स की टर्म्स में डेटा दिखा रखा है 2011 से लेके 2014 तक का। हमें इस डेटा को देखना है और उसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो बनते हैं, वो बताने हैं। तो पहले एक बार डेटा को देखते हैं। आप कहेंगे सर देखो 2011, 12, 13, 14, ठीक है, इसके अंदर टू व्हीलर्स की जो प्रोडक्शन हुई है
2011 में इतनी है, 2012 में, 13 में, 14 में इतनी है। ये हमारा मिलियंस में है वैल्यू। ऐसे 2000 पैसेंजर व्हीकल की और कमर्शियल व्हीकल्स की आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स सोल्ड इन 2012 was approximately what percentage of the number of vehicles sold in 2011? Commercial vehicles sold in 2012, that is 0.8। ये कितने प्रतिशत है टोटल व्हीकल्स जो सोल्ड हुई हैं 2011 में? तो टोटल कितना हो गया आप देखेंगे 11.8 प्लस 2.5 14.3 और उसमें जोड़ देंगे तो 14.98। और ये हमें किसमें बताना है? परसेंटेज में। तो इंटू 100%। बहुत देखने में मुश्किल लग सकता है लेकिन कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा इजी है। ऑप्शंस भी हमें दूरी दूरी पे दिख रहे हैं तो डायरेक्टली हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे पहले तो पॉइंट हटा दिया तो एक पॉइंट हट गया और एक और हटाना है तो एक जीरो लगा दो तो ये पूरा का पूरा हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास वैल्यू बनी 8000 डिवाइडेड बाय 1498। अब भाई 1498 तो अप्रोक्सीमेटली मेरा 1500 के आसपास है। 1500 इंटू में 5 करूंगा तो 75 आता है, 6 करूंगा 90, तो ये लगभग 5 टाइम्स ही तो जाएगा। 5 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी। तो 5.34 इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। चलो बना लेते हैं साथ के साथ। ठीक है, अच्छा सवाल है ये। आर एस इंटरसेक्ट्स पी क्यू एट एस। The sides of the triangle QR 45, RS 20, SQ 30। आगे कहते हैं QRS इक्वल्स टू QPR। QRS ये वाला एंगल QPR इसके बराबर है। चलो इसे नाम दे देते हैं थीटा थीटा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पैरामीटर ऑफ PRS टू डेट ऑफ QSR? PRS जो ये वाला ट्राइंगल है और QSR ये वाला ट्राइंगल, इनके पैरामीटर का रेशियो हमसे पूछा है। ठीक है, तो क्लियर है ना सभी लोगों को क्या क्या चीजें चल रही हैं? अब देखो 3 साइड दे रखी है, इसका तो पैरामीटर मुझे ऑलरेडी दिख रहा है। ठीक है, और दूसरे वाले का भी देखना पड़ेगा। एक तरीका तो मेरे पास, अगर मेरे पास टाइम कम है तो मैं क्या चेक कर सकता हूं भाई, इसका पैरामीटर का सम करो। देखो ये 45 है, ये 30 है और ये 20 है मेरे पास। ठीक है, तो 75 95, तो डिनोमिनेटर में 95 आएगा मेरे पास लगभग। ठीक है, और ऊपर कोई वैल्यू आएगी तो चांसेस है मेरा जो आंसर होगा, ऑल्दो पॉइंट में ना जाए अगर वैल्यू, क्योंकि पॉइंट में जा सकती है, अभी वैल्यू निकालेंगे, फ्रैक्शन में जा सकती है तो दिक्कत होगी। बस मेरे को ये देखना है कि जो भी मेरा आंसर होगा वो 95 को काट पाए। ठीक है, 95 के किसी फैक्टर में से हो, उसके चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो देखो 35 और 35 का तो कोई लेना देना है नहीं 95 से। 38 19 इंटू 2 होता है, स्टिल 19 का फैक्टर है जो इसे काट सकता है और एक 19 है, तो इन दोनों में से आंसर के चांसेस थोड़े ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू अबव वंस। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले बिल्कुल भी नहीं आ सकते, बट चांसेस इन दोनों के ही ज्यादा होंगे। तो मैं अपना आंसर मार्क करूंगा, टाइम कम होगा तो इन दोनों में से मार्क करूंगा। अब हमें पूरा सोल्व करना है, आखिरी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं, तो इजीली हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इस तरह की फिगर आपने पहले भी कई बार देखी होगी। अगर आपको ध्यान है तो जब भी एक एंगल इक्वल होता है तो हम क्या लगाते हैं, इसमें सिमिलैरिटी लगाते हैं, क्योंकि मैं दो ट्राइंगल को यहां पे सिमिलर बना पाता हूं। जैसे अगर आप ध्यान देंगे, मैं बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूंगा, मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल PQR की, और मैं बात कर रहा हूं यहां पे RQS। क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ AQ? देखो एंगल P एंगल R के बराबर है या नहीं, ये वाला एंगल इसके बराबर। PQR मैंने पूरा ट्राइंगल लिया है ये, और एक मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया है, तो एक एंगल तो इक्वल गिवन है। ये वाला एंगल क्या हो गया, दोनों में कॉमन हो गया एंगल Q।
तो रिमेनिंग एंगल, दो एंगल इक्वल तो ट्राइंगल आपस में सिमिलर, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल बनेगा। साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास दो ट्राइंगल के एंगल्स इक्वल आ गए तो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल। तो आप डायरेक्टली ये देख सकते हैं भाई, थीटा के सामने छोटे वाले बड़े वाले ट्राइंगल में देख लो, थीटा के सामने क्या है 45, छोटे वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने क्या है 30। 45/30 अगर मैं कर दूं तो ये वाली वैल्यू तो मेरे पास आ रही है 3/2। तो रेशियो क्या है, लगभग सारी साइड जो प्रोपोर्शनल होंगी वो 1.5 गुना होंगी। तो डायरेक्टली 1.5 गुना करो, आपको एक एक चीज लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थीटा के सामने वाली कर दिया। अब जो दूसरा एंगल है जो कॉमन एंगल है, ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल में उसके सामने वाली साइड ये है और छोटे वाले ट्राइंगल में इसके सामने वाली साइड 20 है, तो इसका 1.5 गुना करूंगा मैं 20 का, तो 20 इंटू में 1.5, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 30 हो जाएगी। अब तीसरा जो बचा, इसमें ये वाला एंगल बचा और बड़े वाले में ये वाला बचा। ठीक है, इसके सामने है 45, तो ये वाली साइड जो बड़े वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल इसके सामने कितना होगा 45 इंटू में 1.5, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 67.5। ठीक है, 22.5 और जोड़ देंगे इसमें तो 67.5। 67.5 में से 30 को हटा दोगे तो 47.5, ये वैल्यू बनेगी। अब देखो पैरामीटर जो सम निकालना था मुझे, पैरामीटर्स का निकाल लो, ऊपर वाला मिल गया मुझे पूरा का पूरा। आप कहेंगे सर 30 जमा 20 50 और 47 97.5। 67 37.5 है, सॉरी यहां पे थोड़ा सा सही कर लो, ये आएगा मेरे पास 87.5। अब यहां पे काटना है, या तो आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो सिंप्लीफाई हो जाएगा थोड़ा, और फिर 5 से काट लो, वरना आप 2.5 से अगर आपको पता है, चलो पॉइंट हटा लेता हूं, 25 से दोनों के दोनों यहां पे काट लो, 25 जाएगा मेरे पास यहाँ पे 3 जा 5 जा, और यहां से 25 इससे 38, 35/38 मेरा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये थोड़ा अच्छा सवाल था, हमने जानबूझ के लास्ट में डाला कि आप पैनिक ना करें स्टार्टिंग के मॉक से। ठीक है, जब बनाया गया था क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन ये डाला गया था, फिर मैंने हटा के इसे लास्ट में कर दिया था, मैंने कहा घबराओ नहीं आप, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन ये देता, आधे बच्चे कहते सर मॉक डिफिकल्ट हो गया वो हो गया, आपको समझाने के लिए मुश्किल क्वेश्चन लास्ट में डाले थे इस मॉक में कि जितने हो पाए आप इजीली कर पाए, एटलीस्ट बिगिनर्स अटेम्प्ट कर पाए, लेकिन आगे से मुश्किल क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं, तो यू नीड टू बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास, आई होप दिस इज यूजफुल टू यू। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका सही लगता है, ऑल्दो यहाँ पे मैं बेसिक से तो बहुत ज्यादा नहीं जाता, बट स्टिल यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, एंड अगर आपने कोई बेसिक क्लासेस देखी और आपको लगता है कि मैथ्स आपका वीक है, आपको अच्छे से कवर करना है, तो द्रोणाचार्य बैच आपको आरबी एप्लीकेशन पे मिलेगा, जिससे आप कंप्लीट तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट मैथ्स के सारे टॉपिक्स की कंप्लीट क्लासेस विद पीडीएफ, क्विजेस, एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर। एक बार ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी तैयारी वहां से आपकी हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और कंप्लीट सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए यू कैन ज्वाइन दी ऑफिसर बैच। ठीक है, तो एक बार आपने लिया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, प्री प्लस मेंस की कंप्लीट तैयारी आपकी एक ही जगह से हो जाएगी, और बाकी कोई और एग्जाम्स दे रहे हैं तो उनमें भी ये बैच पूरी तरीके से हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें हिंदी और स्टेनो की क्लासेस भी अवेलेबल है। ठीक है, और हर मंथ टारगेट ग्रुप नए स्टार्ट होते हैं, तो उससे आप एक डेडिकेटेड तरीके के साथ अपने टारगेट्स के साथ अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेरी है, कुछ जानना है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, ये आरबी की वेबसाइट है, यू कैन यूज इट। और आपसे यही अलविदा लेता हूं, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।